नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम देश-विदेश की बड़ी सेंसेशनल खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पथिकृत पाइन जी, स्वागत कर रहा हूँ पथिकृत जी का। स्वागत है आपका प्रणाम पथिकृत सर। जी आज के इस विचार-विमर्श में। और आरंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में लाइक का बटन भी दबा दें और हमारे आपणा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर अवश्य जाएँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर आपको बटोगे तो कटोगे की नई जो क्लोथिंग लाइन है, वो भी आपको मिलेगी। तो पथिकृत जी, पिछले हफ्ते में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और बड़े ज़ोरदार डेवलपमेंट्स हुए हैं, भारत के आस-पास भी और विश्व में भी। सबसे पहले तो जो एक बड़ा ही जिसको कहें सेंसेशनल जो आज खबर आई, वो बताया कि साहब कि बांग्लादेश जो है वो लाल मुनीरहाट रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बॉर्डर के पास में एक एयर बेस बनाना जा रहा है और उसपे 70 फाइटर एयरक्राफ्ट वो बेस करेगा। तो आप ये बताएँ कि कोई 12 किलोमीटर दूर एयर बेस बनाता है क्या? नहीं, फाइटर बांग्लादेश एयरक्राफ्ट बना के सकता है, ऊपर? बांग्लादेश बना सकता है सर। वैसे ढाका भी जो है वो इतनी दूर नहीं है। मेरे ख्याल से 5 मिनट लगता है भारत के फाइटर्स को वहाँ पहुँचने। 10 मिनट लगता होगा। चलिए शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे जो बॉर्डर गार्ड्स है बांग्लादेश राइफल उसी को एयरफोर्स से रिप्लेस कर देंगे, हर एक बॉर्डर आउटपोस्ट में एक एयरफोर्स बना देंगे। कम से कम उतना तो नहीं कहा ना इन लोगों ने। तो यही बहुत बड़ी चीज है। तो मैं क्या बताऊं, 70। अच्छा, उनमें सुन रहा था, उनका एक प्रोफेसर है ढाका उनको पता है यूनिवर्सिटी क्या का। एक फाइटर एयरक्राफ्ट कितने का आता है? इवन चाइनीज़ JF-17 का भी प्राइस पता है क्या उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता उनको, वो दूसरे दुनिया में रहता है सर। मैं आज सुन रहा था, उनके एक प्रोफेसर है ढाका यूनिवर्सिटी का, उसको J7 और J17 में अंतर नहीं पता। वो हुँ, J17 की बात करने की कोशिश कर रहा है, JF17 की, लेकिन बोल हुँ, रहा है J7 जो है, J7 है जो है वो एक MiG-21 का रेप्लिका है, चाइनीज रेप्लिका। वो बोल रहा है हमें J7 लेना चाहिए। J7 जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है F-35 उसके बराबर का है, हमें वो हुँ। लाके 30-40 वहां पर डिप्लॉय करना चाहिए। बोलना चाह रहा था JF-17, बोल दिया J7। और JF-17 जो है वो 4th जनरेशन के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है JF-20 है उनका सर वो। तो 5th जनरेशन। हाँ, J20 है और 31 एक है। और वो हुँ। भी अब ऑपरेशनल J20 हो गया है, 31 अभी एक्सपेरिमेंटल है। और कौन सा चाइना उसको देने जा रहा है, कौन सा किसके, वो मतलब सर वो बांग्लादेशी है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो ठीक है। बट जनरली अभी अगर तक आप उसने देखेंगे, JF-20 पाकिस्तान को ही नहीं दिया। वो एक्चुअली देखिए बांग्लादेश में पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि बांग्लादेश में भी मुझे लगता है कुछ सेंसिबल लोग हैं जिनको ये सब्जेक्ट के बारे में पता है। मुझे नहीं लगता उनके वो लोग इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी जो स्ट्रेटेजिक एयरबेस होता है जो बेसिकली डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए होता है, तो उसका बेसिक टेम्पलेट होता है वो, इट हैज टू बी 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। मतलब आप बॉर्डर के करीब आप थोड़ी रखोगे, आप ऐसी तो कोई देखेंगे जगह ही नहीं है बांग्लादेश में। 200 किलोमीटर तो होगा, ना मिडिल मतलब इन एंड एक अराउंड। जगह नहीं है जो इंडिया से 100 एंड मैक्सिमम, अगर आप इसको आप ट्रायंगुलेशन करके देख लीजिए, हाँ, 100 ट्रायंगुलेशन करने से नहीं होगा, मैं जनरली बता रहा 170 हूँ। किलोमीटर इज मैक्सिमम इंडिया हाँ, नहीं बॉर्डर हो से सकता क्या, है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो इंडिया के बेस है, एक वो हासीमारा है और एक ये इधर ये खड़गपुर में क्या नाम है इसका, ये जो 2 हाँ हाँ, बेस हैं करेक्ट। उनसे किसी से 170 किलोमीटर के बियॉन्ड नहीं है। देयर इज नो नहीं, प्लेस। ट्रू। एक्चुअली सर मुझे दुख होता है कि इनको, दे एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंस विद इंडिया, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो वो लोग कर रहा है, इंडिया वाज नेवर एन एनिमी, बट वो तैयार कर रहा है, दे आर क्रिएटिंग एनिमिटी। और ये सब एयरफोर्स एयरफोर्स वो फालतू की बातें हैं, उनको समझ में नहीं आता है, बोलता रहता है। बिकॉज देखिए इट इज वेरी अपीलिंग टू द ऑडियंस, उनके जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत अपीलिंग है कि हम एयरबेस बना देंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट ला देंगे। अभी दे कौन रहा है? हु इज गोइंग टू गिव इट टू देम? तो देंगे तो भी ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है। बट आई इट्स लाइक अ हिलेरियस थिंग। बट
बांग्लादेश राइट नाउ मुझे जो लगता है जो हो रहा है ना, इट्स अ फ्री फॉर ऑल सिचुएशन। मुझे नहीं लगता यूनुस इतने कंट्रोल में है, और इन यूनुस को इसीलिए बिठाया गया था दैट ही वुड हैव, ही विल क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। और जो हो रहा है, एक्चुअली मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि बांग्लादेश में जो अमेरिका चाहता है, दे वांट टू क्रिएट chaos, मतलब अमेरिका मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इतना chaos करो दैट इंडिया विल बी कंपेल्ड टू रिएक्ट, फिर एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करो ऑन द ईस्टर्न साइड। सो इट्स गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन। व्हाट इंडिया विल डू, वेल वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन जिस तरह से अभी सिचुएशन हो रहा है, एंड इफ यू सी सम ऑफ द स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम इवन फ्रॉम द बंगाल, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जहां पे शी हैज सेड कि whatever decision government of India will take, we will abide by that। तो मैं मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट देर आर प्रेशर्स, कुछ कुछ यहाँ से चीजें तो हो सकता है विच आर इजीली डूएबल। जैसे पावर सेक्टर में इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कट ऑफ द लाइन्स। जैसे उनके जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है, उसके 80% रॉ मटेरियल्स यहाँ से जाता है, and there is an overwhelming dependence they have for every essential commodity, medicine, everything। तो बांग्लादेश के जमात जो ग्रुप्स है, अगर आप देखेंगे 1971 में जब लड़ाई हुई थी, 30% ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान स्टिल वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। द रेस्ट 70% वांटेड अ सेक्युलर मॉडर्न स्टेट, या जो भी उस टाइम दे वांटेड टू क्रिएट मुक्ति योद्धा। बट अभी इन द लास्ट 50 years जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग हुई है, विच इज एंटी इंडिया, विच इज प्रो रेडिकलिज्म, आज वो 30% बढ़ के 50+ हो गया है, 55-60% वो टोटली एंटी इंडिया। आप देखेंगे, मैं आपको आसानी से एक चीज बताता हूँ सर, आई मे डिसलाइक पाकिस्तान, आई मे डिसलाइक बांग्लादेश, इवन चाइना, बट मैं कभी उनके फ्लैग्स के ऊपर आई विल नॉट वॉक ऑन देयर फ्लैग्स। इतना तो डिग्निटी मुझ में है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ इंडियंस विल हैव। ये जो देर आर 50+ इंस्टीट्यूशंस जहां पे इन लोगों ने फ्लैग बना दिया है कि उसके ऊपर चल के तुम अंदर जाओ। व्हाट आर यू टीचिंग टू द नेक्स्ट? इन्होंने इजराइल और यूएस का भी बनाया साथ में कई जगह पे। हाँ, इजराइल के साथ तो उनका आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमिटी दे हैव, बट ये कर रहा है वो लोग। तो और इसका थियोलॉजिकल जो एनमिटी है, थियोलॉजिकल एनमिटी है। थियोलॉजिकल, देखो हाँ ऑफ कुरान कोर्स जो है थियोलॉजिकल है। कुरान अल-माइदा चैप्टर 5 उसके 82 में आयत 82 वर्स 82 सेज दैट पॉलीथीइस्ट्स एंड जूस आर योर एनिमीज। तो वो दे हैव टू फॉलो दैट। आप कैसे उनको, वही आखिरकार नहीं, जमात के बट लोग हैं, मैं जमात इसलिए बोल लेड रहा हूँ, बांग्लादेश है। नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, नहीं, वो भी लेकिन यूएस सेंसिबल को है क्यों वो। करें? यूएस ने तो उनको ये दिया है। आप यूएस का मैप क्यों बना रहे हैं? सर वो ऐसे ही होता है, यूएस ने तो ओसामा बिन लादेन को भी ट्रेनिंग दिया था जब वो अफगानिस्तान में टू फाइट द कम्युनिस्ट। फिर ओसामा बिन लादेन ही तो फिर इधर किया जो करना था। एंड आप यूएस को लगता है कि यूएस इज वेरी स्मार्ट, उसको समझ में ये नहीं आता कि आधे टाइम लोग इसको इस्तेमाल करके चले जाते हैं। इट हैपेंस बोथ वेज ना। जमात ग्रुप्स हेट अमेरिका फॉर व्हाट इट इज, हाँ इस्तेमाल कर यूज करता है, तो इट वर्क्स बोथ वेज। सो मुझे लगता है कि सिचुएशन इज नॉट गुड, इट्स वेरी बैड। और देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स अराउंड, आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल दोज रूमर्स आर, बट देयर इज अ पैल्पेबल अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे चलेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमेन साइलेंट, जो लग रहा है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। क्या रिस्पॉन्स होगा, इट्स अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड, बट इट कैन नॉट बी कि नहीं नहीं इंटरनल अफेयर है, जो करना है कर दो। क्योंकि सर इस्कॉन भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और यस, इस्कॉन के बारे में मैं दो दैट इज चीजें व्हाई बता देता आई वाज जस्ट वंडरिंग कि भाई थ्रू टारगेट ऑफ ऑल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस्कॉन को टारगेट करते हैं तो इस्कॉन मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखता है। आफ्टर ऑल बहुत तुलसी गाबर्ड इज अ मेंबर ऑफ इस्कॉन। एब्सोल्युटली, इनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बहुत बड़े पैमाने में है। और मतलब सेकेंडली, इस्कॉन में मैं हम लोग जो जिनको इन्फ्लुएंशियल कहते हैं अमेरिका में, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनके आप इतिहास देख लेंगे, दे मेनी ऑफ देम एक्चुअली आर इस्कॉन फॉलोअर्स। इस्कॉन, दैट इज द रीजन व्हाई दे विल नॉट टेक इट लाइटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू टू इस्कॉन। मुझे लगता है कि ये गैसलाइटिंग भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए करना है कि कोशिश कर रहा था कि किसी तरह टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दो,
फिर बोलो नहीं तुलसी गबार्ड इज फ्रॉम इस्कॉन, शी कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। yes. ये I took that line about 10 days back, right? एक और भी कारण है फॉर देयर एंगर टुवर्ड्स इस्कॉन। दूसरा कारण यह है कि एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश ये नई चीज नहीं है। द डिफरेंस इज इस टाइम इस्कॉन, खास करके चिन्मय प्रभु जी, उन्होंने he has galvanized the minorities, especially the Buddhists and Hindus, and there he has made them to come on the streets and protest. ये जो एक entity बन रहा है, which is a very very potent entity, ये पहले नहीं हुआ था कभी। So this is for the first time the Hindus are coming or Buddhists are coming in an organized manner and protesting against what is happening. ये because this is happening, ये this is like an alarm bell for many of the radical extremist organizations कि इसको you have to nip it in the bud, and that is why they are targeting ISKCON. तो ISKCON मतलब ISKCON के ऊपर फिर whatever is happening, that way it has started. But frankly, this is the reason. ये आप देखेंगे this time the kind of protest that has happened. Ironically, most of the Hindus even protested against Sheikh Hasina government जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, but they never knew कि उनके ऊपर ही ये आ जाएगा अल्टीमेटली। बट ये इनएविटेबली ऐसा ही होता है, ये नया चीज नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे नेवर रियलाइज्ड इट। अभी तो आज जो हुआ कि इस्कॉन के फॉलोअर्स जो 50-60 मॉन्क्स जो इंडिया आना चाहते थे फॉर एनी कांग्रेगेशन या मूव कोई प्रोटेस्ट मार्च में, उनको भी आने के लिए मना, दे आर स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग। माइनॉरिटीज को आने में बंद कर दिया जा रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल यहाँ पे भी इवन इन बंगाल आज जितना समझ में आ रहा है कि द डॉक्टर्स आर सेइंग कि हम ट्रीट नहीं करेंगे, हालांकि बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने में पेशेंट्स आता है, दैट इज बिजनेस, बिग बिजनेस, लेकिन डॉक्टर्स आर ग्रेजुअली रिफ्यूजिंग टू ट्रीट बांग्लादेशी पेशेंट्स। और मुझे सर ये लगता है कि बांग्लादेश में अगर कहीं रिजीम चेंज होता है या जो भी होता है बाद में, मे बी थिंग्स विल बिकम बेटर, बट इन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ बांग्लादेश हैज ऑल्टर्ड। तो आपके जो टेम्पलेट है, जिस तरह से यू डील विद बांग्लादेश कैन नॉट रिमेन सेम एनी मोर। आपके एसओपीज जो है फॉर बॉर्डर्स, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू बी एट पार विद व्हाट इट इज विद पाकिस्तान। आपके बॉर्डर का वो चेंज करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ सॉफ्ट बॉर्डर, सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स बांग्लादेश एनीमोर। ठीक है, यू ट्राई टू इंप्रूव रिलेशन अगर बाद में कुछ बेहतर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दैट कंट्री, या कोई चाहेगा भी नहीं, इंडिया के लिए भी उतना नहीं करना है, बट you need to change the way we look at बांग्लादेश। और बांग्लादेश के लोग खुद ये कर रहा है। अगर आपको ये प्रेजेंट रिजीम, सपोज इंडिया इज इंटरेस्टेड इन रिजीम चेंज, विच इट शुड बी, क्योंकि प्रेजेंट रिजीम इज ओपनली हॉस्टाइल, तो अगर इसको रिजीम चेंज करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके सप्लाईज वगैरह जो है वो यू कम डाउन हार्ड ऑन दो सप्लाईज, जिससे कि प्रेशर पड़े। तो पब्लिक जो है ये सारे के सारे जिहादी थोड़ी है भाई, जिहादीज आर लीडिंग राइट नाउ, लेकिन 90% पब्लिक को तो खाना है ना, रोटी तो चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं उनके कुछ जो उनके कलाकार है, सम ऑफ द कलाकार्स आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया आल्सो। आई वाज हियरिंग सम ऑफ देम, वो भी बोल रहे हैं कि द काइंड ऑफ लॉलेसनेस दैट इज देयर इन बांग्लादेश टुडे, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो बात नहीं कर पाते आज, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक अप। उनको भी वही डर है जो एक उनका डर भी उतना ही है शायद जितना एक व्हाट द कॉमन हिंदू इज फेसिंग। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एन इक्विवेलेंस, वो गलत होगा, बट आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ, इवेंचुअली यू हैव टू क्रिएट प्रेशर ऑन बांग्लादेश। और मुझे ताज्जुब इस बात की होती है कि द काइंड ऑफ डिपेंडेंस दे हैव ऑन इंडिया, उसके बाद यू वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एनिमिटी विद इंडिया, इट इज लाइक वेरी सुइसाइडल। उनके हर चीज आपको पता है वहां पे अंडे की कीमत कितना हो गया है, मतलब अंडे से शुरू करके बेसिक कमोडिटीज पाबंदी। तो और इसमें देयर इज अ र्यूमर, हाँ कितना हो गया सर, हरी मिर्च एक हरी मिर्च 3-4 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है। अंडे का कीमत तो वो बढ़ता गया, आई एम नॉट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली कितना है, बट कुछ में तो ये आ रहा था 50-60 रुपए भी हो गया है। तो मतलब 50-60 रुपए का कितना, एक दर्जन अंडा या एक नहीं, अंडा? नहीं, 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 एक अंडा, एक अंडा, क्या बात कर रहे हैं? वो सारा सप्लाई यहाँ से आता है। तो उनके ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस फॉर मेडिसिन, फॉर बेसिक फूड कमोडिटीज, सब कुछ यहाँ से। और इवन द एवरेज बांग्लादेशी, वो अगर
बांग्लादेशी प्रोडक्ट खरीदना भी चाहता है वो खरीद नहीं पाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, सो दे प्रेफर टू टेक इंडियन थिंग्स। तो क्या करेगा उसके बाद? तो यू हैव टू क्रिएट प्रेशर, और आई थिंक दैट विल हैपन। इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं तो कम से कम एक र्यूमर तो चल रहा है दैट बॉर्डर्स बंद हो सकता है, र्यूमर है, बट यू नेवर नो, बॉर्डर सील हो सकता है ऐसा। देर आर, और बहुत सारे बांग्लादेशी जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे, दे आर ऑल गोइंग बैक। सो देयर इज लॉट ऑफ crowd you would see right now, traffic in the Petrapol border, जो when is one ओके। of the transit point। हाँ, हम्म। कुछ तो things are going, and अगर you see एकदम साइलेंट मोड में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टेटस को। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट कम से कम बहुत ऑन इन कुछ द तो पावर सेक्टर। यूएस पे भी डिपेंड करेगा। अब यूएस में जो अगर इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया के और इंडिया के नेबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, और सबसे बड़ा जो पिछले दिनों में जो हुआ है, पिछली बार तो हमने डिस्कस किया था, मेकिंग तुलसी गैबर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वाज बैड इनफ फॉर द डीप स्टेट। अब काश पटेल को एफबीआई का हेड बना दिया है, और काश पटेल तो ओपनली डीप स्टेट के खिलाफ है। उसके जो, यू प्लीज रिकॉल, जो उसके पास्ट स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह की बातें वो करता रहा है, तो ये तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द डीप स्टेट। नहीं तो वो तो सर वो सोच के ही आया था कि ही विल गेट इनटू अ वॉर विद द डीप स्टेट, सोच के ही आ रहा था। मतलब डीप स्टेट को सर वो कोऑप्ट करेगा, वो खत्म थोड़ी करेगा। आई टेल यू व्हाई ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय द डीप स्टेट, बट वो देयर आर टू डीप थिंग्स। स्टेट तो भाई डीप स्टेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपके पूरे पूरे जितने भी टॉप नहीं, मोस्ट उनके से आई टेल यू सर, कॉर्पोरेट्स तो फर्स्ट सब एंड जो है वो फॉरमोस्ट, कोऑप्टेड ऑलरेडी है डीप स्टेट में। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लड़ाई बाइडेन की है, ट्रम्प की होगी, इट इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ द फेडरल रिजर्व। जो वो कर पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। देयर आर टू थिंग्स दे एक्सपेक्ट द डीप स्टेट टू फॉल इन लाइन ऑन। एक, वोकिज्म को छोड़ो। दूसरी चीज है, आप पैरेलल गवर्नमेंट मत चलाओ। आपको बिजनेस करना है, यू डू, डोंट रन पैरेलल गवर्नमेंट, दैट इज देयर ओन बिग कंटेंशन। थर्ड, एफबीआई का खुद का एक पैरेलल गवर्नमेंट चलता था। तो एफबीआई का जो क्रिस्टोफर रे है, उसका क्या स्टेटमेंट था पन्नू के ऊपर, कि पन्नू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू प्रोटेस्ट, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म। ये हो गया एफबीआई के स्टैंडर्ड, दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ एफबीआई। तो काश पटेल या जो भी या तुलसी गबर्ड या विवेक रामास्वामी, इनको ट्रम्प अगर ला रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर कि नहीं नहीं हमको कुछ हिंदुओं भी रखना, ऐसा नहीं है। It's because these guys are very sorted out. They exactly know what they have to do. They are mavericks. ये status quoist नहीं है. They can't be taken for a ride by the American bureaucracy, जो deeply entrenched है. But they have, what I'm saying is that वो they know what they have to do, और वो homework करके आ रहा है। First जो था 4 years of Trump, थोड़ा सा मतलब he didn't understand how to deal with it. वो लगता है हर किसी को, जो आउटलियर होता है, बाहर से आता है, they were not part of the establishment. But this time they exactly know what they want to do. तो काश पटेल जो है वो तो एकदम मतलब डर देख के लगता है कि इतना फोकस्ड है। सो इट्स गोना बी वॉर लिटरली। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सर, एक तो इंटरनल इतने सारे और इसमें मैं इश्यूज के थोड़ा ऊपर, सा 1 मिनट में आपको ये और याद दिलाना चाहूँगा कि काश पटेल से सबसे ज़्यादा जो इनको खतरा है, वो उसके जो जो डीक्लासिफिकेशन की जो वो बातें कर रहा है, जो उसका जो पूरा एक मूवमेंट है, डीक्लासिफिकेशन मूवमेंट जो उसने चलाया हुआ है, आई थिंक दैट थ्रेटन्स देम इवन मोर। डीक्लासिफिकेशन वो किस चीज का कर रहा है, बोल रहा है वो, दिस इज अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट, जो पैरेलल गवर्नमेंट एक्चुअली यूएस को चला रहा है। He wants to show that Biden was not in control. It was somebody else, some others जो शेडो में है, वही चला रहा था। उसकी डीक्लासिफिकेशन की बात चल रही। तो उसने नहीं, बोला कि और तुलसी गैबर्ड इज टॉकिंग अबाउट डीक्लासिफाइंग द गद्दाफी फाइल्स एंड नहीं नहीं क्लिंटन करना चाहिए फाइल्स, सर, हिलरी करना क्लिंटन चाहिए। रोल ड्यूरिंग ओबामा टाइम्स, बहुत सारी बातें कर रहा है। तो उससे तो पूरा नो, डीप आई टेल स्टेट यू, तो उससे हिला हुआ है। मैं आपको सर एक चीज बताता हूँ, वो व्हाई दे विल डू इट। ये ट्रम्प जो बोल रहा है,
कि फाइंड अनदर, क्या बोला, फाइंड अनदर सकर या जो भी, अगर तुम ब्रिक्स करेंसी करोगे। सर ये हाँ क्यों बोल रहा है? मैं हम्म, आपको कनेक्शन बता देता हूँ क्यों बोल हम्म, रहा है। हम्म, एक तो सर कल से मीडिया में सब बोल रहा है कि अरे क्या करेगा इंडिया, ये वो। इंडिया वॉज नेवर इन फेवर ऑफ अ ब्रिक्स करेंसी। वो तो सर वो एक प्रिंट करके दे दिया ना, वो चिढ़ाने के लिए अमेरिका को, हाँ देखो ये आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि ब्रिक्स का करेंसी आओगे लाओगे तो डॉलर को रिप्लेस करोगे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इंडिया ने क्या बोला, और रशिया भी बोला ये चीज, वी वांट ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी, हमको ब्रिक्स करेंसी नहीं चाहिए। ऑल दैट दे डूइंग इज अ ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट, कि आपकी इंटरनेशनल बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन का ऑल्टरनेट बना रहे। ब्रिक्स करेंसी वाज अ बेट। नाउ द इशू इज दिस, मैं आपको बोल रहा हूं कि क्यों काश पटेल और तुलसी गबर्ड ये सब बोल रही है। ये अभी ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है ना, यू विल सी ट्रांजैक्शंस फ्रॉम पुतिन एंड मोदी दिस टाइम। बोलेगा कि ठीक है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प हैज अ प्रॉब्लम इफ यू रिप्लेस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, नॉट एज अ ट्रेडिंग करेंसी। मैं तो ट्रेड करूंगा, मैं तो यूपीआई से कर ही रहा हूं, कौन रोकेगा। आई एम कीपिंग दैट एज एन ऑप्शन, आई विल नेवर डू अवे विद दैट। मैं तो रूपी रूबल ट्रेड करूंगा, मैं तो यूपीआई ट्रेड करता रहूंगा। नाउ यू वांट मी टू कीप डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, फाइन। यू टेल मी देन, क्या गारंटी है कल तुम्हारे सरकार, कल तुम्हारे जगह कोई और आएगा, वो वही चीज नहीं करेगा जो अब तक कर रहा था, थ्रेटनिंग अस विद सैंक्शंस, threatening us with freezing of the dollar reserve and threatening us with banning from the SWIFT। तुम मुझे वो पहले गारंटी दो। If you cannot give that guarantee, then why should I not gradually shift away from dollar? भले वो मैं ब्रिक्स करेंसी करूं कि ना करूं। Now if यूएस Trump has to give, यूएस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 34% were held by foreign countries only, I think 10 years back, 10 साल पहले तक या 20 साल पहले तक अबाउट 34% ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो थे वो फॉरेन कंट्रीज होल्ड करते थे। आज वो घट के 20% पे आ गए। तो ये एक डी डॉलराइजेशन तो हुआ ही है ना। हुआ है आप किसी उसी को का तो फोर्स डर है। करोगे क्या, या आप ट्रेजरी बॉन्ड खरीदोगे, रिजर्व करेंसी है तो नहीं खरीदते। नहीं इंडिया तो हैज इस स्टार्टेड बाइंग गोल्ड, other countries have started एब्सोल्युटली, buying gold, they are keeping their तो foreign आप, reserves in terms of gold। तो सर अभी ट्रम्प को यही करना है कि तुम गारंटी दो मुझे, ये सब नहीं होगा जो बाइडेन के टाइम हुआ था और पहले भी किया था, यू रिपब्लिकन्स ने भी किया था, सैंक्शन लगाना ये करना। नाउ इफ यू हैव टू डू अवे विद दोस थ्रेटनिंग कल्चर ऑफ सैंक्शंस, जिसमें ये शैडो गवर्नमेंट्स का रोल होता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन तैयार करके माल बेचो, सामान बेचो। अभी वो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ मैं सर आपको बताऊंगा, अभी जो नया गैस लाइटिंग कर रहा है ये लोग। अभी जो सीरिया में तमाशा कर हाँ, रहे हैं। उसी का तो ये, नाउ ट्रम्प विल हैव, अगर ट्रम्प को वो गारंटी देना है, देन व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू स्टॉप दिस शैडो गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग। और इंटरफेरेंस बंद करने के लिए ब्लड बाथ तो होगा सर। ही वांट्स टू स्टॉप द इंटरफेरेंस, वो डीप स्टेट को थोड़ी खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ही विल कट डाउन द डीप स्टेट, जिसमें एंटी ट्रस्ट लॉ भी आ सकता है, जहां पे यू ब्रेक डाउन द मोनोपोलीज और कुछ और भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट ही इज गोइंग टू स्टॉप दैट। नहीं तो डॉलर इज बाउंड टू लूज इज क्रेडिबिलिटी। क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया ने क्या दिखाया कि बॉस डोंट थिंक कि डॉलर इज द लास्ट वर्ड, और तुम हर जगह पे सैंक्शन का थ्रेट मार के हमको, यू विल कीप अस इन द लूप, नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट डॉलर टू बी एज इट इज, देन बिहेव, बेटर बिहेव। और बिहेव करने के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, उनके जो बैड मैनर्स है उसको ठीक करना है। बैड मैनर्स ठीक करने का मतलब यू हैव टू टेक ऑन द डीप स्टेट। उनको वही दो चीज है, डोंट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट बियॉन्ड द पॉइंट, एंड डोंट स्प्रेड वोकिज्म। यही चीज है और कुछ नहीं। तो वो करेगा, उसको क्या साइज में लाना है ना सर, और क्या करना है। ही डजंट वांट ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उसको खत्म कर देगा तो अमेरिका रहेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा। ही वांट्स देम टू बी कट डाउन टू साइज। यू आर हाँ, नॉट द गवर्नमेंट, आई एम द गवर्नमेंट। he wants them to, as you said, भाई आप बिजनेस पे कंसंट्रेट करो, आपकी बिजनेस बढ़ाने में जितनी भी मदद सरकार करेगी वो हाँ, करेगी। लेकिन जो है ये ना तो सोसाइटी को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ो,
और ना गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ो। सर मैं उसमें ना डीप स्टेट को समझने के लिए वी हैव टू गो बैक। मैं 2 मिनट लूंगा टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ क्या था, एंड इट वाज वी आई हैड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद समबडी, अ वेरी गुड फ्रेंड जो फौज में थे, उसी का है, आई विल नॉट टेक क्रेडिट। वो बोल रहा है कि डीप स्टेट को समझने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखेंगे, ऑन वन साइड यू हैड द जार ऑफ रशिया, द काइजर ऑफ जर्मनी, द ओटोमन एम्पायर एंड द रेमनेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। द अदर साइड वेयर ऑल दोज जो चाहते थे यू हैव टू डिस्ट्रॉय डेसिमेट दीज, डिस्ट्रॉय ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था दैट दिस फैमिली विल रूल, एंड गोल्ड एज द रिजर्व करेंसी, इसको खत्म करो, ब्रिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में प्रॉप अप समबडी एंड रिप्लेस दैट गोल्ड विद अ फिएट करेंसी कि आई प्लेज टू पे यू, गारंटी देते रहते हैं लेकिन अल्टीमेटली मेरे हाथ में कोई वैल्यू नहीं है। आई नाइदर हैव द वैल्यू नॉट द कैपिटल नॉट द रिसोर्सेज, आई जस्ट हैव अ प्रॉमिस इन माय हैंड। डेमोक्रेसी गोज हैंड इन हैंड विद दैट। आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दे डिस्ट्रॉयड द जार, ब्रॉट इन लेनिन एंड स्टालिन, लेनिन एंड स्टालिन, ये जो बोल्शेविक मूवमेंट करके बेसिकली आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चाहता है बाय 2030 नो प्राइवेसी नो प्रॉपर्टी, ये तो कम्युनिस्टों का कॉन्सेप्ट है ना। तो बेसिकली द हार्डकोर कैपिटलिस्ट जो चाहते हैं कि आई विल कंट्रोल एवरीथिंग, जो डीप स्टेट का है कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वही चाहता है। तो ये जो लेनिन और स्टालिन लेके नाचते रहते हैं, बंगाल में भी बहुत लोग हैं आज भी, इनको समझ में नहीं आता हु एक्चुअली मेड दैट स्टालिन एंड लेनिन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही चाहता है, वैक्सीन से लेके हर चीज, आपकी प्राइवेसी नहीं होगी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, यू आर जस्ट अ कमोडिटी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कम्युनिज्म। सो डीप स्टेट को खत्म करना आसान नहीं है। डीप स्टेट का जो रिसोर्स है दैट इज ऑल द प्लंडर्ड रिसोर्सेस, ये 18-19 सेंचुरी से शुरू हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ही विल ट्राई टू कट देम टू साइज। अब देखेंगे, मैंने आपकी के प्रोग्राम में कहा था कि सर ईरान के साथ जो पैरेलल नेगोशिएशंस शुरू किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये ट्रंप के लोग, इसको कट डाउन करने के लिए दे विल गैसलाइट इन मिडिल ईस्ट आल्सो लाइक इन रशिया। मैं रशिया के बारे में एक चीज बताता हूं, ये जो मिसाइल इन लोगों ने यूज किया, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, खैर हर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक हो ही जाता है एट सर्टेन ऑल्टीट्यूड। ओरेशनिक का सर हुआ क्या है? ओरेशनिक में आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज है। इट हैज 6 री एंट्री व्हीकल्स इंडिपेंडेंट, मतलब 6 वॉरहेड्स है ओरेशनिक में। एक एक वॉरहेड में 6 सब म्यूनिशंस है, सो यू हैव 36 वॉरहेड्स कमिंग डाउन। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ शूटिंग डाउन अ बैलिस्टिक मिसाइल इज 1:40। आपको एक मिसाइल शूट डाउन करने के लिए एट अ वेरी स्मॉल टाइमलाइन, आपको टाइम स्पेस मिलता है फॉर 3-4 मिनट्स, you need 1:40, मतलब you need to send 30 to 40 missiles to shoot down one ballistic missile, and it comes down with 36 different missiles going in different directions, which means this is why Putin said it is unstoppable. और आप देखेंगे जिस तरह से वो फायरबॉल की तरह नीचे आ रहा था, उसमें वॉरहेड नहीं था, it was even something as basic as a metallic object coming at that velocity, उसका जो इम्पैक्ट होगा इट विल बी इनटू कंपैरेबल टू सम थाउजेंड्स ऑफ टीएनटी। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि अनस्टॉपेबल है, सुधर जाओ। एंड एट द सेम टाइम मैंने जो वो आपके डनीप्रो पे जो डाला था, तो उनका जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है सर। इसका जो ये आप सोचिए, अगर वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बर्लिन या पेरिस में 6-7 छोड़े, कुछ नहीं कर पाएगा इवन द बेस्ट ऑफ देयर एयर डिफेंस सिस्टम। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, मैंने आप ही के कार्यक्रम में कहा था, जैसे एटाकैम्स यूज करने को देने से एंड वो स्टॉर्म शैडो से दे क्रिएटेड अ मेस इन, मतलब रशिया अटैक किया जो भी है। इसके बाद तो अभी यूक्रेन बोला है ठीक है, आई एम विलिंग टू सीड द टेरिटरी जो रशिया ने लिया है, बट आई हैव टू बी मेड पार्ट ऑफ नेटो। उसमें भी प्रॉब्लम है, उतनी आसानी से नेटो का पार्ट नहीं करवाएगा, और उतने आसानी से आई डोंट नो वेदर रशिया विल एग्री टू दैट आल्सो और नॉट। रशिया अपना बफर जोन बना लिया। जो भी पढ़ रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम रीडिंग, even those warmonger columnists, even they seem to be scared by Oreshnik.
That's what I'm saying, sir. ये it's something else which has they've used this time. ये मर्व जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, ये दो बार हो रहा है. One warhead breaking down into 6 and 6 warheads, each of the 6 warheads breaking down into 6 more. There are 36 at one and going in different directions. आपके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सकता, नहीं करेगा. सेकेंडली, एक तो गैस लाइटिंग यहां पे कर रहा है, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि ट्रंप आके विल स्टार्ट पुलिंग द स्ट्रिंग्स फॉर नेटो एज वेल. द अदर थिंग दे हैव डन, मैंने अभी के प्रोग्राम में कहा था कि ईरान के जाके ईरान के साथ वो लड़ाई वड़ाई खत्म ना हो, दे विल डू समथिंग इन मिडिल ईस्ट. ईरान में ये मिडिल ईस्ट में ये लोगों ने जो किया है ना, इसका कॉन्सिक्वेंस द होल वर्ल्ड विल हैव टू फेस. आप देखेंगे इजराइल के साथ एक डिफैक्टो सीज फायर हुआ, हिजबुल्लाह लेबनान के साथ. तुरंत विद इन अ फ्यू डेज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हयत तहरीर अल शम, ये टर्की से आता है, टेक्स ओवर एलोप्पो. आईडीएफ का एक बॉम्बिंग भी होता है उस टाइम. इज इट पॉसिबल लाइक दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर मेजर मिलिट्री पावर्स कि आके तुरंत ले लिया? उसका मैं दो रीजन बताता हूं कि वाई इट वाज डन. एक तो ये हयत तहरीर अल शम इज नथिंग बट एन अलकायदा विद अ डिफरेंट कोटिंग, एंड इसका एफिलिएशन है विद आईसिस, और वो बिहेडिंग शुरू हो गया है, बिहेडिंग कर रहा है. एंड दिस इज प्रिसाइसली द फाइट बिटवीन ईरान एंड इजराइल, क्योंकि इजराइल ने अपना लिमिटेशन दिखा दिया. देयर इज अ लिमिटेशन टू व्हाट इजराइल कैन डू. जितना उसको करना था कर दिया. नाउ दे हैव पुट अ स्टॉप टू दैट. नहीं तो इजराइल वाज ओवरस्ट्रेच्ड. नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड दिस फाइट बिटवीन Jewish Israel versus Iran into a Shia Sunni fight. Now the allegiances have changed. ये जितने भी गाली देते हैं ना इजराइल को, ये और अमेरिका को, तुम्हारे लोग तो एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं. टर्की वॉज शोन द डैंगल कैरेट दिखाया कि तुम वो जगह ले लो, एलोप्पो ले लो. टर्की वॉज एग्रीड टू इट, एर्डोगन एग्रीड टू इट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस menace is going to spread badly. इनका और एक ऑब्जेक्टिव यही है कि बशर अल असद को हटाना इसलिए चाहता है कि हिजबुल्लाह का सप्लाई लाइन फ्रॉम ईरान अगर कट करना है, दे हैव टू टेक डाउन असद. एंड एट द सेम टाइम असद को बचाने के लिए, जैसे पहले 2011 से जो लड़ाई 16-17 तक चला, रशिया विल वंस अगेन कम इन सिक्योरिंग असद, नहीं तो उनका मेडिटेरेनियन एक्सेस बंद हो जाएगा. सो बेसिकली दे वांट रशिया टू डाइवर्ट रिसोर्सेस. और यहां पे जो शुरू हुआ है ना, ये 10 साल और चलेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेटेजिकली इजराइल इज ऑफ लॉट ऑफ रेलेवेंस टू इंडिया. बट ये जो शुरू हुआ अभी इन सीरिया, ये आइसिस का रिवाइवल, एंड इट विल इंस्पायर लोन वुल्फ अटैक्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये बहुत गलत कर रहा है ये लोग. एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड इन योर प्रोग्राम इन मेनी ऑफ द न्यूज चैनल्स आल्सो कि बिफोर दे गो दे विल गैसलाइट. ये अभी क्या होगा सर, बांग्लादेश सोच रहा है कि उसको लेके अमेरिका सोचेगा. ये तो फायर फाइटिंग करते करते ट्रंप का 1 साल बीत जाएगा. एक तो अंदरूनी इशू, और उसके बाद ये वाला. दिस हैज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर समथिंग लाइक सऊदी अरब और कुवैत. ये जितने देश है, या यूएई, they might be against Iran, but revival of ISIS for the sake of fighting Iran, for the sake of doing away with Assad regime. This is like a Frankenstein. They have tested it once, they have tried it once, they have burned their fingers. So it is not an easy thing they have done. They have given rise to a monster again. Iska consequences, beyond the Shia-Sunni rivalry, sectarian violence, beyond Middle East, it has tremendously devastating impact. या करवाया गया है. दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट, जो भी अभी हो रहा है, और ये तो शुरुआत है. सो फ्रैंकली अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट, रशिया, और इधर तो बांग्लादेश को सोच लग रहा है कि अच्छा हम भी इंपॉर्टेंट है, हमें भी कोई ना कोई तो तवज्जो दे ही देगा, हम भी बच जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. थिंग्स आर वेरी वेरी डाइसी हियर ऑल्सो. बट ओवरऑल केओस, जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्च, अप्रैल, मई onwards you will see the chaos taking the shape. As I had stated in your program पहले भी, they are creating situation for Trump also handle करना आसान नहीं होगा. तब for him to focus on internal structural reform, जो उनका priority है,
will become secondary. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, what will she do? Will she try to reform the intelligence networks or agencies, या फिर use the existing network to find out boss ये जहां जहां हो रहा है उसका impact ultimately अमेरिका के ऊपर ना आए, उसको पहले संभालो. उनको पता भी था कि ये करके जाएगा. So that's why to stop these wars, it is impossible for Trump to completely destroy deep state. He will try to co-opt them कि boss enough is enough, but ये situation को without deep state भी वो खत्म नहीं, वो control नहीं कर पाएगा. It's not an easy journey for Trump, I'm telling you. Back to you, sir. Yes, very difficult situation. अब यूक्रेन तो आई थिंक इज अ डन डील, क्योंकि यूक्रेन तो खुद भी हाथ छोड़ के बैठ गया, उसको पता है क्या होना है आगे. अच्छा, नेटो का क्या फ्यूचर रहेगा? नहीं सर, मैं आपको आप ही को मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल. यू नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इट विल सडनली सीम नहीं ये एक नया लड़ाई है. मुझे लगता है कि हाँ, जितने भी लड़ाई होता है देयर इज अ थियोलॉजिकल, देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू एवरीथिंग. ये जो भी हो रहा है रशिया में, रशिया के साथ जो भी हो रहा है, बियॉन्ड एवरीथिंग इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट between the Eastern Orthodox Church and the Western Church. Yes, yes, yes. Catholic I have always said so. वो तो जो वो इनका जो क्रिश्चियन सेक्ट्स का इंटर सेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो ये है ही. अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है. अगर आप इसको जियो पोलिटिकली देखें तो देर इज नो सेंस कि रशिया ने आपको, ये दे हैड एन इडियट लाइक गोर्बाचेव, इज अ डिफरेंट मैटर, कि उसने यूएसएसआर को डिसमेंटल कर दिया इस उम्मीद में कि दे विल बी कोऑप्टेड इनटू द वेस्टर्न सिस्टम, और आपने उसको ऐसे कोऑप्ट किया कि यू सक्ड इट ड्राई. देन पुतिन केम एंड रिस्टोर्ड रशिया बेसिकली. अदरवाइज तो वो गोर्बाचेव और येल्सिन वगैरह तो इनके स्क्रूज ही थे. सारे के सारे जितने भी इनके कॉर्पोरेशंस थे जो नेशनलाइज थे, उनके किस तरह से इन्होंने शेयर खरीद के और उनको जो है बैंकक्रप्ट करके टेक ओवर किया. दैट इज अ क्लासिकल टेल. कैसे ओलिगार्क्स बनाए, क्या किया, तब तमाशा. तो रशिया के साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की है 90s में कि जिसका तो हिस्ट्री में कोई पैरेलल नहीं है. सर ये दिस इज अ क्वेश्चन somebody asked me कि why would a Poland और a Germany जिसका इतना geographical proximity to रशिया है और इतने रशिया के पास रिसोर्सेस है which can take care of all your requirement, market है, टेक्नोलॉजी है, why would they still align with the Americans? कारण यही है. और कारण यहाँ पे वो डीप स्टेट का रोल है. यू नो डीप स्टेट जो भी है, देयर इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि यू नो उनके सब जगह पे काम होता है. ये जो इश्यूज है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज नॉट गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट सो सून. ये एनिमोसिटी, बिकॉज what is Putin fighting for, that has to be understood. Putin is not fighting for a piece of land. मतलब the land has to have some relevance. He is not fighting just for the piece of for a mountain. अगर आप इसके mountain acquire कर लेंगे, मैं दूसरे mountain में चला जाऊंगा. It's not that. It is for the value systems, the relevance of the nation state, the relevance of the culture, the relevance of my ancient history, my ethos. और ये जो dilute करने की कोशिश करेगा, उसी के साथ लड़ाई. और ये खत्म नहीं होने वाला इतनी आसानी से. अगर आप देखेंगे बाइजेंटाइन का हमसे यही चीज चल रहा है. द बाइजेंटाइन वॉर जो हुआ था, उस इतिहास को अगर देखे एंड यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज एग्जैक्टली द सेम. एंड सो इफ यू सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, कोई अगर सोचे कि पूरा चीज पार हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा. somewhat the other way you may have a small period of lull and then it will start all over again. और रशिया भी छोड़ेगा नहीं. उनके लिए प्रॉब्लम्स आप देखेंगे ना. अगर व्हाई इज इट दैट दे हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया एंड रशिया बोथ. ये जो भी बाइडेन के पीछे जो लोग है, बाइडेन तो कुछ भी नहीं था. आई एम टेलिंग, ही इज अ प्रॉक्सी. कल्चरली इंटीग्रेटेड, ट्रेडिशनल कल्चरली इंटीग्रेटेड कंट्रीज विद अ डीप पास्ट जो उसको छोड़ना नहीं चाहते. vis-a-vis these other element जो चाहता है पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देंगे, तुम्हारे खुद का कुछ नहीं होगा. There are certain number of people who will control everything. So I doubt these wars are going to end. ऐसा नहीं कि मैं कोई war monger हूं, but animosities इस लेवल पे है
time to time these conflicts will keep on rising. That is why sir, अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में, it was so easy for them to have one ceasefire and start another one instantly. शुरू कर दिया दूसरा टर्की वाला, और सब राजी है बैठे करने के लिए. कैन यू इमेजिन? मतलब ऐसा तो नहीं है कि टर्की 5 साल से प्लानिंग कर रहा था, नहीं, दे आर ओके विथ इट. उनके एनिमोसिटीज वो अलेप्पो तो पहले से ही for a very long time it was out of the orbit of Assad. आउट ऑफ द ऑर्बिट था सर, बीच में इधर भी आ गया था. ऑल आई एम सेइंग इज दिस, ये जो टर्की ने किया, टर्की का 16 या 17 में या उसके बाद आई थिंक 3-4 years बैक दे इवन शॉट डाउन रशियन फाइटर प्लेन. उसके ऊपर रशिया में एक फिल्म भी बनाई गई थी, बहुत ही इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. ऑल आई एम सेइंग इज दिस, Aleppo was always a fragile part of Syria. It was never fully in control. But the overwhelming force with which they came, इससे ये पता चलता है they are not going to stop at Aleppo. They are going for Damascus. They are going for Assad. Aleppo is just a pit stop. They have not come for Aleppo. और मैं आपको एक मतलब इक्विवेलेंस देता हूं. 2013-14 में मोसुल में इराक का एक स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन था, उसको पूरा विद इन अ डेज टाइम इट वाज कंप्लीटली स्वेप्ट अवे बाय 1 battalion ऑफ आईसिस. ठीक है, वो तो वेकेट करके साहब भाग गए थे. देयर वर अबाउट 40,000 ट्रूप्स, कम भी नहीं थे वहां पे. एंड दे डिडंट पुट अप अ फाइट एट ऑल. अच्छा, वेकेट करके भाग गए. वो आईसिस का जो बटालियन था, इट केम इन टोयोटा पिकअप ट्रक्स, सेम कलर, same type, ठीक है, and it was registered with a company in UK. And those guys were professionally trained of the highest level. They were special forces. इसको जो दिखाया जाता है रैग टैग मिलिशिया बंदे आ गए जिहाद के नाम पे, ऐसा नहीं है. इस बार भी ये जो हो रहा है लोगों में, दिस इज अ पिट स्टॉप. These are professionally trained people being sent for a purpose कि इजराइल को जो करना था कर लिया, it is overstretched, go for Assad. And the revival of the same conflict जो अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ था सर, अरब स्प्रिंग से जो शुरू हुआ था, फंडामेंटली these deep states are against monarchies. उनका टारगेट आज भी द मोनार्कीज है मिडिल ईस्ट का. चाहे वो सऊदीज हो, यूएई हो, कुवैत हो, असाद हो. द फाइट अगेंस्ट मोनार्क्स, द फाइट कतार, एवरीवन एक्सेप्ट कतार भी कोऑप्ट करने का कोशिश किया. दे हैड टू बाय पीस बाय पेइंग मनी. द फाइट ऑफ द डीप स्टेट्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द मोनार्क्स विद द फाइट अगेंस्ट द जार, द कतार, कैजार, ये अभी भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है. एंड दैट इज व्हाई यू सी द सऊदीज आर सो मच अगेंस्ट द अमेरिकन्स टुडे. ये बेसिकली ये डीप स्टेट के लिए. यू डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माय इंटरनल अफेयर्स. So fundamentally, we are at a very complex. That connection that you make. My sir, only contention is this: fiat currency and democracy is very real. My only contention is this, sir. Sorry, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया तो मैं सुन नहीं पाया था आपका. मैं ये कह रहा था कि that is why the point that you made and the connection that you made between fiat currency and democracy is very real. हाँ, और देखेंगे आप जो मोनार्क्स था वो 1914 के पहले का, they all had the currencies were pegged to gold. उनके जो भी था that was pegged to gold. उसको खत्म कर दिया by destroying the monarchs and they brought in the fiat currency. तो उनके लिए मिडिल ईस्ट इज स्टिल एन अनफिनिश्ड एजेंडा व्हिच दे कैन नॉट डू विदाउट यूजिंग दीज एलिमेंट्स. अगर ईरान ने हिजबुल्लाह और हौदीज बनाया तो इस तरफ भी बनाया गया है. ऑल दीज अल नसरा, अल कायदा, इवन आईसिस क्रिएट किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. टाइम टू टाइम अचानक चल सर कहां से अल कायदा फिर चला गया. अब अल कायदा का नाम नहीं चलेगा तो हयात तहरीर अल शाम नाम के आ गया है. सो मुझे सर एक ही चीज बिफोर आई गिव इट हैंड इट बैक टू यू, कॉम्प्लेक्सिटीज आर सो प्रोफाउंड. कितना ट्रम्प कर पाएगा, इट इज नॉट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. एंड ऐसा भी नहीं है कि वो तो है ना, वो तो इंस्टीट्यूशंस आर ब्रोकन
सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो अपने बेटे को पार्डन दे देता है। हम यहाँ भारत में कहते रहते हैं वंशवाद और परिवारवाद, अब इसका क्या? अब सोचिए इसके क्या ऊपर है ये लोग, क्या इसके ऊपर भी समझाएं? कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके ऊपर भी तो बोल दे यहाँ पे कोई और हमारे जो अरे इंडिया अलायंस वाले लोग हैं। आपने पार्डन किया, इसके मतलब कोई क्राइम है तब आपने पार्डन किया। बहुत और क्राइम है वो सर। और वो क्राइम जो है वो आज तक किसी सोशल मीडिया ने, किसी लेगेसी मीडिया ने, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने हाईलाइट नहीं की। किसी ने हाईलाइट किया तो उसको रशियन डिसइंफॉर्मेशन बता दिया, और आज उसी को पार्डन कर रहा है, वो भी उसका बाप। हाँ, बाइडेन फॉरगिव्स बाइडेन। और इसी झूठ पे आपके इसी को छुपा के एक पूरा आपका 2020 का चुनाव जीत लिया। हाँ, इस बार भी वही शुरू किया कि ये तुलसी गबर्ट जो है रशियन एजेंट है, कैश पटेल जो है इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इज ओनली क्रेडिबिलिटी इज लॉयल्टी टू ट्रम्प। ये सर ये डिसइंफॉर्मेशन में ये माहिर है, और ये कम्युनिस्ट ही करते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये जो कैपेसिटी of creating disinformation and completely eradicating the truth, ये कोई डीप स्टेट नहीं है, दिस इज अ टिपिकल कम्युनिस्ट एजेंडा। उससे ज्यादा उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दिस इज वाई ये जो पूरा आप देखेंगे, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द साइनो वहाबी लॉबी, और जो फ्रैंकली स्पीकिंग इनके यू नो द डीप स्टेट एंड द कम्युनिस्ट हैव वेरी डीप कनेक्शन। कम्युनिस्ट को आई स्ट्रांगली बिलीव, पीपल में डिसएग्री, कम्युनिस्ट कंट्रीज कम्युनिज्म हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय दिस डीप स्टेट ओनली। आप देखेंगे खैर वो रॉथस्चाइल्ड और कार्ल मार्क्स का क्या कनेक्शन है, वो तो दैट्स फॉर अनदर डिस्कशन फॉर समवन एल्स टू फाइंड आउट। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट फिलोसॉफिकली अगर देखेंगे, इट इज अबाउट कंट्रोल कंट्रोल एंड कंट्रोल, बट द स्ट्रक्चर्स आर सो सिंथेटिक। ये स्ट्रक्चर ये जो लोग जो बनाते हैं, इट्स सो सिंथेटिक, इट इज वो इतना रिजिड होता है, इवेंचुअली इट ब्रेक्स डाउन। ये चलता नहीं है, इवेंचुअली इट ब्रेक्स डाउन। जैसे कम्युनिज्म बियॉन्ड द पॉइंट इट डजंट सर्वाइव कहीं पे भी, it breaks down because you want to control everything of somebody's life, आप नहीं कर पाओगे। बैक टू यू सर। हाँ, बस इसी में जो हमने स्टार्ट किया था बांग्लादेश के साथ डिस्कशन में, ये तो है कि डीप स्टेट विल प्रोबेबली गिव अप ऑन बांग्लादेश आई because थिंक सो, that क्योंकि is of low strategic value. सर आई टेल यू द रीजन, उनके इतने सारे चैलेंजेस हैं। फॉर देम बांग्लादेश इज अ, जिसको कहते हैं, इट्स नॉट इवन अ लो हैंगिंग फ्रूट। उनके यूटिलिटी कम है इवन फॉर चाइना, एंड दैट इज व्हाई बांग्लादेश मस्ट अंडरस्टैंड, अगर वो, बिकॉज इट्स बेटर टू हैव पीस विद दीज कंट्रीज, बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैज मेड देम थिंक लाइक दैट। उनको अभी भी लगता है कि चाइना आ जाएगा, चाइना नहीं आएगा बॉस। China needs the Indian market. They are getting into a war which conflict या जो face off which they can easily avoid, क्योंकि even they must understand कि इंडिया का प्रायोरिटी बांग्लादेश नहीं है, except for this infiltration issue, except for the fact कि तुम अपने देश को don't let it be used against me, that is it. You can prosper, you can grow, nobody stops you, but इनका ये जो obsession है to create equivalence कि हमें भी उनके साथ इक्वल होना है, ठीक है आप करो जो करना है, इवेंचुअली यू विल फेस इट। बट आई थिंक गिवन द काइंड ऑफ chaos यू विल सी इन द वर्ल्ड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल, कि अंदर से आप अपने आप को मजबूत कर लो, एंड योर टाइम विल कम, ये कह सकते हैं। Yes, yes, we have a very good 4-year window. एब्सोल्युटली। बस ये 1.5-2 महीने नेगोशिएट करने के बाद में वी हैव अ वेरी गुड विंडो फॉर 4 years. ये 2 month विंडो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अभी भी सर क्या क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 50 days, वेल नो वन नोस, फ्रैंकली नो वन कैन प्रेडिक्ट। Quite right. No one can predict and we don't know. I mean, यहाँ भी एक कोई वॉर फ्रंट खोलने का इनका मूड हो डीप स्टेट का, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं, प्रोवोक इंडिया, प्रोवोक इंडिया, प्रोवोक हाँ, इंडियंस। ये कोशिश है। एक्चुअली दे वांट इंडिया टू रिएक्ट टू व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग, और बट आई थिंक थोड़ा मेच्योरिटी तो ऑफ कोर्स इंडिया दिखा रहा है, बिकॉज इट्स नेसेसरी, बट if it continues like this, even for government of India to remain silent without any action, चाहे वो पावर कट ऑफ करना या थोड़ा सा सैंक्शन लगाना, वो बिना उसके
फिर आप ही के मतलब द गवर्नमेंट्स वोटर्स विल टर्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो दे हैव टू डू समथिंग एंड इट्स एन इशू. इट इज नॉट कि पहले नहीं हुआ था, बट पहले जो होता था समवेयर शेख हसीना यूज्ड टू स्टॉप देम. अब तो कोई स्टॉपिंग नहीं है. यू सी द और आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट्स ऑल वेरी इजी टू कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग. पहले जो सेंसर होता था अब तो सेंसर नहीं कर सकते थे. तो व्हाट इज हैपनिंग इट्स टेरिबल टेरिबल. करेक्ट. तो आइए इसी बिंदु पर आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. पाथिकृत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.